सम्मानित देश प्रेमियों, वंदनीय माताएं, बहनें, देश के भविष्य के कर्णधार नवयुवक भाइयों, परिवार के दो आंगन को सजाने वाली बेटियां, सभी को भारत भारती की ओर से जय हिंद। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का 10वां एपिसोड आज प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एपिसोड कुछ मानों में बड़ा महत्वपूर्ण है और रहस्यपूर्ण भी है। आज हम जिस एपिसोड के विषय में शुरुआत करने जा रहे हैं उस एपिसोड के सभा की अध्यक्षता हमारे स्थानीय जिला न्यायाधीश श्री भगवान दीन जी हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वमित्र उपाध्याय, दैनिक हिंदुस्तान के समाचार संपादक, नई दिल्ली हैं। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेना के मेजर जनरल स्टाफ सेवानिवृत्त श्री महेंद्र सिंह रावत जी हैं। मेजर जनरल की भारतीय सेना में जो पोस्ट है, यह समानांतर सेना अध्यक्षों के बराबर मानी जाती है, क्योंकि संपूर्ण स्टाफ की जिम्मेदारी मेजर जनरल स्टाफ पर ही होती है। प्रेरक भारत भारती क्रांतिकारी जयदेव कपूर जी हैं और मंच पर सभा संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार चोपड़ा है। इस एपिसोड के या इस सभा के सिरमौर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार श्री कुलदीप नैयर जी हैं, जिन्होंने सुल्तानपुर आना स्वीकार किया, भारत भारती की प्रार्थना को स्वीकार किया और भारत भारती ने आपको विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ साथ एक विशिष्ट पत्रकार, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात पत्रकार हैं, उनको भारत भारती ने लोक रत्न सम्मान से सम्मानित करने का निमंत्रण दिया और कुलदीप जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो हमारी सरजमी पर 23 जनवरी 1990 को आए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जिस समय कुलदीप जी को भारत भारती ने आमंत्रित किया, उस समय भारत की 3 विभीषण राष्ट्रीय समस्याएं देश में प्रज्वलित थीं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा उस समय कश्मीर का था। कश्मीर में आतंकवाद इस स्थिति में बढ़ चुका था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री
श्री अब्दुल्ला साहब ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और वहाँ का शासन राज्यपाल श्री जगमोहन जी के हाथों में हस्तांतरित हो गया था। स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। कश्मीर को संभाल पाना उस समय बड़ा कठिन दौर दिख रहा था। उसी दौर में पंजाब में खालिस्तान उग्रवाद ने भी अपने पैर पसार रखे थे, लेकिन एक शुभ संकेत ये था कि 1990 आते आते उस उग्रवाद में बहुत हद तक विराम लग चुका था और शीघ्र ही वहाँ विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने वाली थी और उत्तर भारत में राम जन्मभूमि जैसा अहम मुद्दा, जिसके विषय में यूँ कहा जाए कि यह राम जन्मभूमि मुद्दा घर घर पहुंच चुका था और समस्या का समाधान किसी भी विधि से दिख नहीं रहा था। ऐसे समय में कुलदीप जी सुल्तानपुर आए और उन्होंने इन तीनों विषयों पर अपने विचार रखे, जो कि हमने अखबारों की रपट उस समय की हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा रखी हैं। उसको अगर समय मिले तो उस समय की उन समस्याओं पर कुलदीप जी ने जो भी सुझाव अपने वक्तव्य में दिए, उन्हीं सुझावों के माध्यम से ये तीनों समस्याएं लगभग हल होती हुई दिखीं और दो समस्याएं तो हल भी हुईं, जिनमें कश्मीर और पंजाब। ऐसे दूरदर्शी अनुभवी हमारे कुलदीप जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवी थे, वह किसी अखबार के मुलाजिम नहीं थे, स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे और उनकी लेखनी में इतनी ताकत थी कि जब वो कुछ लिखते थे या बोलते थे तो पूरा भारत उस पर गौर करता था। यह सौभाग्य था कि नैयर साहब सुल्तानपुर सरजमी पर आए और यहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर से पत्रकार समूह ने कुलदीप जी को इतना सम्मान दिया कि मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगा कि कुलदीप जी को यहाँ के पत्रकार समूह ने पलकों पर बैठाया और जितने समय वो सुल्तानपुर में रहे, किसी न किसी पत्रकार समूह ने कभी सुबह ब्रेकफास्ट पर अपने घर बुलाया, पूरे समाज को बुलाया, सभी हमारे भारत भारती के अतिथियों को बुलाया, किसी ने डिनर कराया, किसी ने लंच कराया और बिल्कुल कुलदीप जी ने अपने उद्गार में खुद भी कहा कि मैं बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े ज़िलों में गया हूँ, लेकिन जितना सम्मान, जितना प्यार मुझे सुल्तानपुर ने दिया, मुझे मेरे लिए यादगार रहेगा। ऐसे महानुभाव कुलदीप जी को हमने, या भारत भारती ने, एक बहुत छोटा सा सम्मान लोक रत्न का दिया। इस आयोजन में 4 लोक रत्न ही चुने गए थे और सभी को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, नेताजी के प्रतीक और 5-5 हज़ार रुपये प्रत्येक लोक रत्न के विभूतियों को भारत भारती ने समर्पित किया। इस तरह कुलदीप जी का आगमन
1990 के भारत भारती के आयोजन के लिए एक सिरमौर सिद्ध हुआ। इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 नवयुवकों को भारत भारती ने सम्मानित किया लोकरत्न से, और इन नवयुवकों का कार्य अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि उन्होंने समुद्र मंथन करके पूरे भारत को, ख़ास तौर से विद्यार्थियों को एक ऐसा उपहार दिया जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वक्त था 1990 में कि हमारे देश के जितने लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुआ करती थीं, उनके प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी में ही आते थे और उनका उत्तर भी अंग्रेजी में ही देना होता था। हमारे जो विभूषित 2 नवयुवक जिसको भारत भारती ने इस आयोजन के लिए चुना, वे श्याम रुद्र पाठक और विनोद कुमार गौतम। पाठक जो थे वो सीतामढ़ी बिहार के एक छोटे से गांव में आर्थिक तंगी के सुपुत्र थे, और विनोद कुमार गौतम उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के थे। ये लोग IIT दिल्ली में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों ने विचार बनाया कि हम कब तक इस अंग्रेजी को ढोते रहेंगे, और उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने प्रश्न पत्र का उत्तर हिंदी में देंगे। देखिए, बड़ी मार्मिक घटना है। मैं समझता हूँ 30 साल पहले की यह घटना आज के नवयुवकों के लिए एक कहानी या एक उदाहरण सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत से नवयुवक आज ऐसी स्थिति में हैं कि उस समय उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था जिस समय यह आंदोलन इन दोनों नवयुवकों ने किया था। इन लोगों ने अपने प्रश्न पत्र के उत्तर हिंदी में लिखे। इनकी कापियां बोर्ड ने जांचा ही नहीं, अलग करके रख दिया। चुनौती भरा जीवन था इनका, निर्धन परिवार के थे, बहुत समय इंतज़ार करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष के अग्नि में अपनी आहुति दी। इन्होंने अपने कॉपी न जांचने के विरोध में आंदोलन करते करते तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह के कैंपस में अपना आंदोलन, अपना अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक अनशन जब चला तो राष्ट्रपति महोदय ने अपने सचिव से पूछा कि आखिर ये घटना क्या है। उनके सेवकों ने बताया पूरी घटना। राष्ट्रपति महोदय ने इन दोनों नवयुवकों को भी बुलाया, उनसे पूछा। नवयुवकों ने अपनी बातें बताईं कि हमारी अंग्रेजी की प्रतिबद्धता मुझे खलती है और हमने अपने प्रश्न पत्र का उत्तर हिंदी में दिया है, जिसे बोर्ड ने जांचने से मना कर दिया है और हमारा भविष्य खतरे में। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और इन बालकों के भविष्य को देखते हुए
देश के 5 विद्वानों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने आदेश दिया कि इन बालकों के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाए और उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। 5 सदस्यों की टीम ने इनके उत्तर पुस्तिकाओं को जांच किया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस टीम ने इनका नंबर काटते काटते भी 99.4% मार्क्स दिया, जो इतने विविधता के बीच अंग्रेजी छोड़ हिंदी में प्रश्न पत्र का उत्तर देना और उसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करना, ये माँ सरस्वती की कृपा कहिए, उनका लगन कहिए, उनकी परिश्रम कहिए कि वो सर्वोच्च अंक उन्होंने प्रतियोगिता में प्राप्त किया। इसलिए महामहिम के आदेश पर इनको उत्तीर्ण किया गया और उसी समय राष्ट्रपति महोदय ने केंद्रीय सरकार की एक समिति बनाने का आदेश दिया और उन्होंने उसकी संस्तुति की, बोर्ड को निर्देश दिया कि हमारे देश में हमारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, अंग्रेजी के साथ साथ हमारी भाषाओं का भी स्थान है। इसलिए प्रश्न 2 विषय में आएंगे, अंग्रेजी और हिंदी में, लेकिन उत्तर देश की हर मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी प्रतियोगी दे सकता है उत्तर, और वो उसके में शामिल किया जाएगा। ऐसी लड़ाई इन दोनों नवयुवकों ने लड़ी कि तब से हमारे राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रतियोगिताएं जो लोक सेवा आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। ऐसे 9 युवकों को, जिसे भारत सरकार या हिंदी संस्थानों से या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुखों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन कहा यह जाता है कि भारत के सम्मान में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें योग्य पुरुषों का चयन नहीं हो पाता। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो सत्ता के गलियारों के चापलूस होते हैं या भाई भतीजे होते हैं या उनकी अपनी चाटुकारिता लोगों को भाती हो। ऐसे लोगों को ही सम्मान प्रायः मिला करता है। इन दोनों नवयुवकों को भारत भारती ने लोक रत्न अलंकार से विभूषित किया। 5-5 हज़ार रुपये जैसे किंचित धनराशि से उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। और मैं ये बताते हुए गर्व भी होता है, संकोच भी होता है कि श्याम रुद्र पाठक जैसा नवयुवक जब भारत भारती के आयोजन में पुरस्कार और सम्मान लेने आए तो उसके जाड़े में पहनी हुई जैकेट में कम से कम 3 जोड़ लगे हुए थे और इतना नॉर्मल विद्यार्थी, इतना प्रभुत्व वाला विद्यार्थी, इतना ओजस्वी विद्यार्थी कि तन पर कपड़े भी सुदृढ़ न रहे हों, ऐसे महानुभाव, ऐसे नवयुवक को भारत के सभी छात्र छात्राओं को उसकी कृतज्ञता के प्रति नमन होना चाहिए। यह एक इतिहास जो पीछे का है। आज के नवयुवकों को ये जानना चाहिए कि अगर लक्ष्य हित में, राष्ट्र हित में हो और संघर्ष पवित्र हो तो सफलता निश्चित मिलती है। इन 2 नवयुवकों के संघर्ष ने
आज के छात्राओं के लिए ये सुविधा की जो सीढ़ी बनाई, ये यादगार रहेगी। हम स्वयं इन लोगों को नमन करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक ऐसे वृद्धा पुरुष जिनकी आयु 1990 में जब मैंने सम्मान देने के लिए उनको आमंत्रित किया था, वो अमृतसर निवासी थे। जब वो हमारे आयोजन में अमृतसर से आए तब उनकी उम्र 96 वर्ष की थी। मुख्य रूप से वो हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले लाहौर के निवासी थे और उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद अपने जीवन का जीविका लक्ष्य मुनादी रखा। मुनादी का मतलब पंजाब साइड या हरियाणा साइड में जो हमारे उत्तर भारत में डुग्गी पीटना कहा जाता है, गांव-गांव में जो डुग्गियाँ पिटाई जाती थीं, उन डुग्गी पीटने को ही पंजाब क्षेत्र में मुनादी कहा जाता था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मुनादी शुरू की लाहौर में, तब उनको 1 रुपया एक दिन का मेहनताना मिलता था। ऐसे व्यक्तित्व को भारत भारती ने जब आमंत्रित किया तो यहाँ यह बताना आवश्यक है कि हम जब किसी भी विभूत को सुल्तानपुर के बाहर से बुलाते हैं या सुल्तानपुर से बुलाते हैं तो हमारा जो नियम है उसमें आने वाले व्यक्ति को आने जाने का यात्री भाड़ा और यहाँ ठहरने व भोजन इत्यादि की व्यवस्था संस्था ही करती है। हमारे इस आयोजन में कुलदीप जी की मजबूरी थी, वो बाई एयर आए और ये युवक और ये हमारे भल्ला साहब जो मुनादी किया करते थे, श्री रामलाल भल्ला, इन्होंने ट्रेन से यात्राएं की और यहाँ आने पर जब उन्होंने बताया तो और भी आश्चर्यजनक और प्रसन्नता हुई कि वह उस समय पंजाब के उग्रवाद के तहत वो मुनादी किया करते थे और उस मुनादी जो है उस समय पंजाब केसरी ने एक फंड खोल रखा था जो शहीद परिवार फंड के नाम से चलता था। उस शहीद परिवार फंड यानी आप ये कहिए कि खालिस्तान उग्रवाद के अंतर्गत शहीद हो गए जो काल कवलित हो जाते थे, उनके लिए रामलाल भल्ला जी सहायता के लिए मुनादी करते थे। मुनादी में एक भी पैसा किसी तरह से नहीं लेते थे। रामलाल भल्ला ये आवाज़ लगाते थे, अमृतसर की मुनादी करते करते ये आवाज़ लगाते थे, आतंकवाद में माँ चली गई, पिता चला गया, बेटा चला गया, बहन चली गई, लेकिन आज जो बचे हैं उनके परिवार के लिए आप दान दें। और वो हाथ फैलाकर घर घर दुकान दुकान चंदा इकट्ठा करते थे और चंदा इकट्ठा करने में जो भी धनराशि मिलती थी वो उसी शहीद फंड, पंजाब केसरी अखबार द्वारा संचालित शहीद फंड में जमा किया करते थे। इस तरह उन्होंने बताया कि 2 लाख कुछ रुपए उन्होंने मुनादी कर करके उग्रवाद से पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ 2 लाख कुछ हज़ार रुपया पंजाब केसरी शहीद फंड में जमा कराया। ऐसे महानुभाव को किसी समय जो हमने
अखबारों में चित्र डाले हैं उनकी फ़ोटो सहित 2 पृष्ठों की है। उसमें किसी समय ज्ञानी सैल सिंह ने राष्ट्रपति के रूप में उनको सम्मानित भी किया था। और भारत भारती ने जो 5,000 रुपये का सम्मान उनको दिया, पुरस्कार दिया, वह भी उन्होंने उसी फंड में बताया कि उसी फंड में हमने दे दिया। ऐसे कटिबद्ध, ऐसे परिश्रमी, ऐसे समाज सेवी को भी भारत भारती नमन करती है और आप लोगों से भी ये प्रार्थना करती है कि आपके सामने भी जब कोई ऐसा समाज सेवी आवे जो जनमानस के लिए जीवित हो, उसको आप यथाशक्ति अपना योगदान दें। इसी प्रार्थना के साथ हम आज इस एपिसोड को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।